भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम क्लास 6 के SCERT बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ MCQs ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। नंबर 2, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केवल एक। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या ले लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्रों में, इसलिए कथन 2 गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसमें भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई, अतः कथन नंबर 2 गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अवंती, वज्जी, काशी, मगध। तो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी है मगध। ऑप्शन नंबर डी मगध। मगध सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। प्राचीन काल का मगध जो है वो बहुत बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होता है मगध। क्वेश्चन नंबर 4, भारत देश के नाम से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी की पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। उसके बाद है दूसरा नंबर, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आप देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इसमें से आपको सही और गलत चुनना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके सही आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्यों सही है पहले आप ही बताइए। देखिए 2500 वर्ष पहले जो हिंदुस्तान जो आए थे उन्होंने ये बताया था कि क्या बताया था? 2500 वर्ष पूर्व जो लोग आए थे, आपको पता है उन्होंने हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। इसके नाम से भी इंडिया बोला गया। और ये जो भारत नाम का प्रयोग हुआ था ये ऋग्वेद में अंकित है। तो इसलिए ये इसकी जो व्याख्या है ये 1 और 2 दोनों सही साबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही नहीं है। प्रश्न में देखिए जब नहीं आता है तो बहुत सावधानी पूर्वक उसका उत्तर करना होता है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी, या अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। नंबर सी है पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। उसके बाद है डी, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नहीं। तो बाकी ए, बी और सी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें एकदम सही हैं, ठीक है। क्या था, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका भी मतलब हाथ से ही होता है। तीसरा भोजपत्र या जो ताड़पत्रों पे लिखी गई थी। लेकिन चौथा जो है वो आपको बता रहा है कि केवल मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है, तो जो पूरी तरीके से गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न जो है वो अभिलेखों के संदर्भ में है। अभिलेखों के संदर्भ में ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। जो लेख केवल पत्थर पे उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे वो अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है केवल 2। क्या है? केवल 2, सेकंड वाला। ऐसा नहीं था कि केवल पत्थरों पे ही उत्कीर्ण किए गए हैं। ये जो मेन उद्देश्य होता था वो ऐसी जगह पे ये लोग अपने लगवाते थे अभिलेख, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उसमें जो आदेश दिया गया उसका पालन कर सके। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? तो पहला आंसर है अरामाइक और ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी और ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी और तमिल, चौथा डी है यूनानी और अरामाइक। तो इसका सही आंसर है यूनानी और अरामाइक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक दोनों लिपियों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण वर्ष की गणना ईसाई धर्म परिवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब इसके कूट दिए गए हैं वो आप लोग को पढ़ने हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों ने पढ़ लिया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्या था, ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं और इन जो वर्ष की गणना होती है वो ईसाई धर्म परिवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। तो ये उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसी तरह के और सेशंस के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और ये सीरीज़ अब लगातार चलती रहेगी। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8,
क्लास 9 और क्लास 10, ये 6 to 8 एंड 9 to 10, ये सबके लिए है। जो आपको ये आपका जो सेकंड पेपर है जिसमें 40 नंबर हैं आपके, जो है वो आपके यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएंगे। इसमें सारी बुक्स आपको करा दे, राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, सामान्य जागरूकता है, उसमें इतिहास, भूगोल, सामाजिक, सब कुछ आ जाना है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट